हाँ, मैं डॉक्टर संजीत। आज हम डिस्कस करने वाले हैं हेमोरॉइड्स पार्ट 2। इसके पहले की वीडियो में हमने पढ़ा था इंटरनल हेमोरॉइड्स क्या होते हैं, इंटरनल हेमोरॉइड्स में भी कितने प्रकार का इंटरनल हेमोरॉइड्स होता है और इंटरनल हेमोरॉइड्स में कौन कौन सी ब्लड वेसल्स की सप्लाई होती है। जैसा कि हम जानते हैं इंटरनल हेमोरॉइड जो होते हैं वो जो एनल कुशंस होते हैं, हमारे गुदा मार्ग में 3 एनल कुशंस होते हैं, एक 3 o'clock, 7 o'clock और 11 o'clock। जैसे हमने पढ़ा था कि जो हमारी ये मान लीजिए एनल कैनाल है, एनल कैनाल में 3 o'clock पे, 7 o'clock पे और 11 o'clock पे 3 एनल कुशंस होते हैं। एनल कुशंस के अंदर कुछ ऐसे ब्लड वेसल्स होते हैं जिसमें जैसे इसमें जो है इंटरनल हेमोरॉइड की बात करें तो यहाँ पे सुपीरियर रेक्टल आर्टरी और सुपीरियर रेक्टल वेन और मिडिल रेक्टल आर्टरी और मिडिल रेक्टल वेन, इनका जो एनास्मोसिस होती है इनकी वजह से यहाँ पे जो होते हैं, यहाँ पे साइनोसॉइड्स बनते हैं। ये साइनोसॉइड्स और यहाँ पे जो ट्रांजिशनल एपिथेलियम होती है, जो यहाँ पे सब म्यूकोजल स्पेस का कनेक्टिव टिश्यू और यहाँ पे जो सब म्यूकोजल स्पेस में जो मसल्स होते हैं जैसे मसल्स पार्क लिगामेंट और मसल्स ऑफ ट्रीज, ये सब मिलकर एक एनल कुशंस का फॉर्मेशन करते हैं। ये जो एनल कुशंस होते हैं, ये एनल कुशंस, इन्हीं एनल कुशंस में जब इन्फ्लामेशन हो जाता है, जब ये स्वेल कर जाते हैं तो उसी को हम क्या बोलते हैं, उसको हम इंटरनल हेमोरॉइड्स कहते हैं। इंटरनल हेमोरॉइड्स हमने पढ़ा था 4 प्रकार के होते हैं और इंटरनल हेमोरॉइड्स में जो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है उसमें 2 प्रकार का सर्कुलेशन होता है, एक सिस्टमिक सर्कुलेशन होता है और एक जो होता है पोर्टल सिस्टम का सर्कुलेशन होता है। यानी अगर किसी को इंटरनल हेमोरॉइड हो रहा है तो हो सकता है कि उसके पोर्टल सिस्टम में कहीं हाइपरटेंशन डेवलप हो रहा है, क्योंकि अगर किसी पेशेंट में पोर्टल सिस्टम में हाइपरटेंशन डेवलप हो जाए तब भी इंटरनल हेमोरॉइड हो जाता है। तो यानी पाइल्स का पेशेंट है तो हो सकता है ये जो पाइल्स है उसको लीवर की वजह से हो रहा है। तो यहाँ पे आज हम जो पढ़ने वाले हैं, हम उसको आज आयुर्वेद के एस्पेक्ट से देखेंगे कि हमारे आयुर्वेद में सुश्रुत संहिता में जो हेमोरॉइड्स है यानी जो अर्स है उसको कैसे वहाँ पे उसका वर्णन आया है। सबसे पहले जो अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा जो हेमोरॉइड्स होते हैं उसमें उसका निदान कैसे है। तो सबसे पहले जो अर्स होता है उसको हम हेमोरॉइड्स भी कहते हैं, हेमोरॉइड्स को हम शुद्ध भाषा में पाइल्स भी कहते हैं। और जो अर्स होता है, अर्स का जो सबसे मुख्य कारण हमारे आयुर्वेद में बताया गया है वो है मंदाग्नि। यानी अगर हमारे बॉडी में मंदाग्नि होगी यानी अग्नि, जो हमारे बॉडी में जो 13 प्रकार की अग्नियां होती हैं, अगर अग्नियां जो है कमजोर पड़ जाती हैं तो यानी जो हम खाना खाते हैं उसका सही से पाचन नहीं होगा। जब मंदाग्नि होगी तो क्या होगा, जैसे निदानों के सेवन से, चाहे कोई भी निदान हो, चाहे वो प्रज्ञापराध हो, चाहे वे धारणी वेगों के धारण करने से हो या आशात्म के सेवन से हो, या कई बार कुछ ऐसे भी फैक्टर्स होते हैं जैसे अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा, जैसे ये सहज, सहज मतलब होता है कि माता के आर्तो और पिता के शुक्र, अगर इसमें भी कोई डिफेक्ट होता है तब भी जो है हमें अर्श की उत्पत्ति होती है। तो इन सब निदानों के सेवन से मंदाग्नि होती है। जब मंदाग्नि हमारी बॉडी में होगी तो हमें वातादि दोष जो होते हैं, जो वात पित्त कफ, इसमें जो है प्रकोपित होंगे। अब चूंकि सुश्रुत संहिता में वात पित्त कफ के साथ साथ रक्त को भी दोष माना गया है, तो यहाँ पे हम चारों दोषों की बात कर रहे हैं। वातादि दोष जब प्रकोपित होंगे तो स्रोतसों में अवरोध उत्पन्न करके, जब स्रोतसों में अवरोध उत्पन्न होगा तो ये क्या करते हैं, जब जब ये स्रोतस में जाके अवरोध उत्पन्न करते हैं तो जो दोष और दूष की सम्मूर्छना होती है। तो यानी यहाँ पे जो दूष्य होंगे वो मांस, मेद और त्वचा, यहाँ पे 3 दूष्य हैं, एक है मांस, मेद और त्वचा। यानी गुदा मार्ग के आसपास कि जो मांस होता है, जो मेद होता है, जो त्वचा होता है, इसके साथ जब दोष जो होते हैं सम्मूर्छित होते हैं, यानी जैसे हमने वहाँ पे पढ़ा था षट क्रियाकाल, तो षट क्रियाकाल में हमने पढ़ा था सबसे पहले क्या होता है, दोषों का होता है संचय होता है, फिर प्रकोप होता है, फिर प्रसर होता है, फिर स्थान संशय होता है, तब जाके रोग जो होता है व्यक्तावस्था होती है। तो जब इसमें जब दोष और दोष जब सम्मोचन होता है तो वहाँ पे व्यक्तावस्था होती है, यानी यहाँ पे मांस के अंकुर उत्पन्न होंगे और इन्हीं मांस के अंकुर को हम अर्श कहते हैं। तो अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा ये क्या होते हैं, यहाँ पे गुदा की वलियां होती हैं। आयुर्वेद के हिसाब से कैसे जो है अर्श की उत्पत्ति होती है ये हम देखेंगे। अब मैं इसको यहाँ से हटा रहा हूँ। देखिए आयुर्वेद में 3 प्रकार की गुदावलियों का वर्णन आया है और जो और आयुर्वेद में अर्श जो है, अर्श को कहा गया है कि ये अष्ट महा जो है अष्ट महागद में इसका वर्णन है। अष्ट महागद मतलब ऐसी ऐसी व्याधि जिसकी चिकित्सा बहुत ही जो होती है, मतलब ऐसे रोग जो दुष्चिकित्सीय होते हैं। तो अर्श जो है कैसे उत्पन्न होता है ये मान लेते हैं कि हमारे, पहले तो हम अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा यहाँ पे जो है गुदावलियों का वर्णन आया है। गुदा की वलियां, 3 प्रकार की गुदावलियां हमारे आयुर्वेद में बताई गई हैं। सबसे अंदर की तरफ जो होता है ये होता है प्रवाहिणी,
दूसरा होता है विसर्जनी, तीसरा होता है समवर्णी। तो सबसे अंदर ये होता है, और ये जो होती हैं ये 1.5 अंगुल के अंतर पे एक के ऊपर एक होती हैं। 1.5 अंगुल के अंतर पर सबसे अंदर प्रवाहिनी होती है, फिर उसके 1.5 अंगुल नीचे आपका उसके ऊपर जो होते हैं विसर्जनी होती है, फिर 1.5 अंगुल और नीचे और उसी के ऊपर जो होता है ये संवर्णी होती है। तो यानी 1.5 अंगुल के अंतर पे ये होती हैं। और अगर हम इसको एनल कैनाल में देखा जाए तो हम इसको अगर हल्का सा अगर हम इसको मॉडर्न से कोरिलेट करें तो हम देखेंगे कि जो ये हमारी लिवेटर मसल है। तो सबसे पहले जो होता है वो होता है आपका इंटरनल स्फिंक्टर, फिर उसके बाद होता है आपका एक्सटर्नल स्फिंक्टर। इंटरनल और एक्सटर्नल स्फिंक्टर जब ऊपर की तरफ हम जाते हैं तो यहाँ पे लिवेटर मसल, जिसकी वजह से एनोरेक्टल रिंग का फॉर्मेशन होता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि सबसे अंदर वाली जो आपकी गुदावली है वो आपकी एनोरेक्टल रिंग को इन्होंने प्रवाहिनी माना है। फिर विसर्जनी जो है उन्होंने जो है ये इंटरनल स्फिंक्टर्स को माना है, और संवर्णी जो है वो एक्सटर्नल स्फिंक्टर को माना है। अगर हम इसको मॉडर्न में अभी अगर हम एनाटॉमिकली इसको कोरिलेट करें तो संवर्णी जो होता है वो सबसे बाहर की तरफ है, और जो एनलवर्ज है यानी जो गुदा का सबसे बाहर पार्ट है उससे उससे एक अंगुल ऊपर है। यानी जो गुद औष्ठ होता है जिसको हम एनल वर्ज कहते हैं, गुद औष्ठ से 1 अंगुल ऊपर संवर्णी होती है, इससे 1.5 अंगुल ऊपर विसर्जनी होती है, इससे 1.5 अंगुल ऊपर प्रवाहिनी होती है। तो अगर हम देखें तो इससे थोड़ा सा ऊपर जो है इंटरनल स्फिंक्टर आएगा, और इससे थोड़ा ऊपर आपका ये जो है एनोरेक्टल रिंग आता है, जो कि किससे बनता है आपका लिवेटर मसल से, इंटरनल स्फिंक्टर से, और डीप कंपोनेंट ऑफ द एक्सटर्नल स्फिंक्टर और प्यूबोरेक्टालिस मसल। तो यहाँ पे जो एनोरेक्टल रिंग बनती है उसमें 4 मसल्स का इन्वॉल्वमेंट होता है, इंटरनल स्फिंक्टर, डीप कंपोनेंट ऑफ एक्सटर्नल स्फिंक्टर, लिवेटाइनाई मसल और आपका प्यूबोरेक्टालिस मसल। ये 4 मसल्स इन्वॉल्व होती हैं जब एनोरेक्टल रिंग का फॉर्मेशन होता है। तो ऐसा कहा जाता है कि जब दोषों का प्रकोप होता है तो ये जो दोष होते हैं ये इन्हीं वलियों का आश्रय करके मांस के अंकुर उत्पन्न करते हैं, और उन्हीं मांस के अंकुर को क्या कहा जाता है, अर्श कहा जाता है। तो सबसे अंदर जो होता है वो प्रवाहिनी होता है, विसर्जनी होती है और संवर्णी होती है। आयुर्वेद में यह भी बताया गया है कि इसकी साध्यता और साध्यता भी जिन वलियों पे ये जाके जहां से उत्पत्ति होती है उन वलियों के हिसाब से इनकी साध्यता और असाध्यता भी बताई गई है। आयुर्वेद में अकॉर्डिंग टू सुश्रुत संहिता ये बताया गया है, अगर जो मांस के अंकुर यानी जो अर्श है अगर वो संवर्णी गुदवली में है तो वो बहुत ही सुख साध्य होती है, अगर विसर्जनी में है तो वो बहुत ही मतलब कृष्य साध्य होती है, और अगर प्रवाहिनी वाली गुदवली में है तो ये असाध्य होती है। और तो अब क्या है, मान लेते हैं कि जैसे ये बाहर है तो देखिए ये बाहर एक्सटर्नल स्फिंक्टर में है, यहाँ सॉरी एक्सटर्नल हेमोरॉइड है, तो ये एक तरह से हम मान सकते हैं कि ये संवर्णी वाले जो है गुदवली में होगी, तो ये एक्सटर्नल हेमोरॉइड हो गया। जो इंटरनल हेमोरॉइड जो यहाँ पे होते हैं, इंटरनल हेमोरॉइड देखिए ये इंटरनल स्फिंक्टर के यहाँ से जस्ट थोड़ा सा आगे जाए तो ये मान लेते हैं विसर्जनी में है, तो ये थोड़ा सा कृष्य साध है। लेकिन और ऊपर हो गए मान लीजिए रेक्टम के आसपास यहाँ पे हैं, कोई मान लेते हैं जैसे रेक्टल पॉलिप हो गया या कुछ हो गया, तो वो जो होगा वो प्रवाहिनी। तो ये हमको पता है कि ये अकॉर्डिंग टू अगर आज के हम देखें तो जो सबसे बाहर होता है वो बहुत ही आसानी से ट्रीटेबल है, जो थोड़ा अंदर है वो थोड़ा सा कम आसानी से ट्रीटेबल होता है। अगर और अंदर जाए रेक्टम साइड में तो वो और क्लिच मतलब और कठिन हो जाता है ट्रीटमेंट। तो हो सकता है कि अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा ये उस हिसाब से इसको कोरिलेट कर सकते हैं हम लोग। अब क्या होता है, अर्श अकॉर्डिंग टू सुश्रुत 6 प्रकार के होते हैं। एक होता है यहाँ पे सुश्रुत के अनुसार 6 प्रकार, वातज, पित्तज, कफज, सन्निपातज, रक्तज और सहज। आयुर्वेद में अर्श को सहज बताया गया। सहज मतलब होता है जो कॉन्जेनेटल होते हैं, यानी जो मातृ पिता से हमें मतलब जो जेनेटिक कॉजेस की वजह से होते हैं, जबकि मॉडर्न में जेनेटिक कॉजेस को मतलब मैंने ऐसा कहीं नहीं पढ़ा कि कहीं जेनेटिक कॉज हो सकता है कहीं हो, लेकिन मेरी नॉलेज में नहीं है, हो सकता है जेनेटिक बताया हो, लेकिन आयुर्वेद में जो सहज अर्श का वर्णन है वो कॉन्जेनेटल ही है, यानी शुक्र और शोणित में कोई डिफेक्ट उत्पन्न होता है तब जाके ये हमें बनता है। बाकी ये वातज, पित्तज, कफज, सन्निपातज, रक्तज, यानी दोषा के अनुसार उन्होंने 5 प्रकार के बताए थे, और सहज जो है वो 1 प्रकार, तो यानी टोटल सुश्रुत संहिता में 6 प्रकार का अर्श का वर्णन आया है।
इसी प्रकार चरक संहिता में 2 प्रकार का वर्णन आया है, शुष्क और आर्द्र। यानी जो सूखे हुए होते हैं, आर्द्र मतलब जो गीले, यानी एक तरह से ये जो ड्राई वाले यानी एक्सटर्नल हेमोरॉइड, आर्द्र जो है वो इंटरनल हेमोरॉइड। और जो शुष्क वाले होते हैं वात कफ की अधिकता की वजह से होते हैं, और जो आर्द्र होते हैं वो पित्त और रक्त की अधिकता से होते हैं। तो ये अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा, इसके पहले हम लोगों ने जो ये इंटरनल हेमोरॉइड पढ़ा था, इसके बारे में थोड़ा सा हम आज यहाँ पे और थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। उस दिन थोड़ा सा कम रहेगा तो इंटरनल हेमोरॉइड के बारे में पढ़ेंगे। जो इंटरनल हेमोरॉइड होता है, इंटरनल हेमोरॉइड, इसकी 3 पोजीशन बहुत कॉमन होती है। एक होता है 3 o'clock, एक होता है 11 o'clock और एक होता है 7 o'clock। अगर इस पेशेंट को इस लेवल पे ऐसा माना देखा जाता है कि इन 3 पोजीशन पे जो एनल कुशंस होते हैं वो बहुत कॉमन होते हैं। एनल कुशंस बहुत कॉमन होते हैं। और जो इंटरनल हेमोरॉइड होता है, इसमें 2 प्रकार का ब्लड सर्कुलेशन होता है। सबसे पहले यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो रेड कलर है वो है सुपीरियर रेक्टल आर्टरी, जो ब्लू कलर है वो सुपीरियर रेक्टल वेन। तो जो यहाँ पे वेन है, आर्टरी तो ब्लड लाएगी, वेन इसको ब्लड को वापस ले जाएगी। तो जब ये वेन, हम इस वेन की केवल बात करेंगे, जो सुपीरियर रेक्टल वेन है, जब ये वापस ड्रेन कर रही होती है, यानी फाइनली जो ब्लड जाता है कहाँ पे जाएगा, वो आपके हार्ट में जाएगा। ये मान लेते हैं आपका हार्ट है। तो सुपीरियर रेक्टल वेन जब आगे चलती है तो ये मेसेंट्रिक, तो सॉरी हम सीधे आते हैं। सुपीरियर रेक्टल वेन यहाँ पे पोर्टल वेनस सिस्टम से जाके यहाँ पे अपना ड्रेनेज देगी। फिर यहाँ से जो ड्रेनेज होगा वो होगा इंफीरियर वेना कावा में, और इंफीरियर वेना कावा से ब्लड जाएगा आपके हार्ट में। तो और जबकि जो ये वाली वेन है, ये जिसको हम मिडिल रेक्टल वेन कहेंगे, मिडिल रेक्टल वेन जो ब्लड को वापस ड्रेन करेगी, वो सीधे जो है इंफीरियर वेना कावा में जाएगा और फिर ये सीधे हार्ट में जाएगा। तो यहाँ पे पोर्टल सिस्टम, जो पोर्टल वेनस सिस्टम है वो यहाँ पे नहीं है। तो इसीलिए कहते हैं कि जो इंटरनल हेमोरॉइड होते हैं, इसमें 2 प्रकार का सर्कुलेशन होता है। एक तो होता है पोर्टल सर्कुलेशन और एक होता है सिस्टमिक सर्कुलेशन। सिस्टमिक सर्कुलेशन। अब मान लेते हैं कि किसी भी व्यक्ति के पोर्टल सिस्टम में, यानी जो पोर्टल वेनस सिस्टम है, अगर उसमें हाइपरटेंशन हो जाए, यानी किसी कारणवश उसके अंदर उसका जो है हाइपरटेंशन हो जाए, तो क्या होगा, जब यहाँ पे हाइपरटेंशन होगा तो जो ब्लड यहाँ से वापस ड्रेन हो रहा था, अब वो क्या होगा, ब्लड वापस यहाँ पे रिटर्न होगा। जब यहाँ पे ब्लड वापस रिटर्न होगा तो यहाँ पे क्या होगा, इसमें पूलिंग होगी, ब्लड की क्या हो जाएगी, यहाँ पे पूलिंग शुरू होगी। और क्या होता है, जब इंटरनल हेमोरॉइड में ब्लड की पूलिंग होती है, यानी ये जो इंटरनल हेमोरॉइड है, जब यहाँ पे ब्लड की पूलिंग होगी तो क्या होगा, ये हमारी एनल कैनाल के थ्रू क्या होगा, बल्ज करना शुरू करेगा। ये एनल कैनाल के थ्रू क्या होगा, बल्ज करना शुरू करेगा। और अगर ये इतना बल्ज करता है कि मल त्याग के समय पेशेंट को बाहर कोई भी मस्सा फील नहीं होता, तो ये होगा आपका ग्रेड 1 इंटरनल हेमोरॉइड, या इसी को फर्स्ट डिग्री का इंटरनल हेमोरॉइड कहेंगे। अगर यही इंटरनल हेमोरॉइड इतना बल्ज हो जाए कि मल त्याग के समय पेशेंट को फील हो कि कोई मस्सा उसकी बॉडी से बाहर आया, और जैसे ही उसने मतलब मल त्याग किया, जैसे ही वो उठ के खड़ा हुआ, ये मस्सा अंदर चला जाता है, तो वो होता है ग्रेड 2 या इसी को सेकेंड डिग्री का इंटरनल हेमोरॉइड कहेंगे। अगर यही मस्सा उसकी बॉडी से बाहर आ जाए और पेशेंट अपने आप ना जाए, लेकिन पेशेंट जब इसको फिंगर से अंदर करे तब ये अंदर चला जाए, तो इसको बोलते हैं ग्रेड 3 का, या इसे हम बोलते हैं थर्ड डिग्री का इंटरनल हेमोरॉइड। और अगर यही इंटरनल हेमोरॉइड परमानेंटली बाहर लटक जाए, उसको हम चाहे जितना प्रेशर दें अंदर ना जाए, तो ये हो जाएगा आपका ग्रेड 4, या इसको हम बोलते हैं फोर्थ डिग्री का इंटरनल हेमोरॉइड। तो ये होता है इंटरनल हेमोरॉइड। एक कारण हमने और पढ़ा था, ये आपको बहुत तो यहाँ पे जो इंटरनल हेमोरॉइड होते हैं, ये इंटरनल स्फिंक्टर से थोड़ा सा जुड़े होते हैं। और यहाँ पे एक हमने उस दिन एक मसल पढ़ाई थी, कंजॉइंट लॉन्गिट्यूडनल मसल्स, जो कि इंटरनल और एक्सटर्नल स्फिंक्टर के बीच में होती हैं। ये जो इंटरनल और एक्सटर्नल स्फिंक्टर के बीच में एक मसल होती है, इसको बोलते हैं कंजॉइंट लॉन्गिट्यूडनल मस्कुलर कोट। कुछ फाइबर्स ऐसे होते हैं इंटरनल हेमोरॉइड से, जो कि इसको इससे जोड़ के रखते हैं। तो जिसकी वजह से क्या होता है, इंटरनल हेमोरॉइड जो होता है वो
एनल कैनाल के इस तरफ यानी जो सबम्यूकोजल स्पेस होता है, इंटरनल स्फिंक्टर, एनल एनल जो एनल वॉल होती है उसके बीच में जो स्पेस होता है, इसमें ये बहुत फर्मली अटैच होते हैं। अगर यही मसल्स वीक पड़ जाएं, हो सकता है ओल्ड एज की वजह से, हो सकता है ज़्यादा स्ट्रेनिंग की वजह से, हो सकता है इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर की वजह से, हो सकता है कि कोई एनाटॉमिकल डिफेक्ट की वजह से, तो जब ये मसल्स, इन मसल्स को दो नाम हम देते हैं, एक तो यहाँ पे है पार्क लिगामेंट और एक यहाँ पे है मसल्स ऑफ ट्रिस। ये मसल्स क्या करती हैं, इंटरनल हेमोरॉइड को यहाँ पे एक जगह स्टेबल कर रखती हैं। अगर ये मसल्स वीक पड़ जाएं या क्या हो जाए, कमजोर पड़ जाएं, तो ये यही पाइल्स आपकी मतलब जो हेमोरॉइड होते हैं बॉडी से बाहर आने लगते हैं। तो ये हमने फर्स्ट पार्ट में पढ़ा था, बाकी हमने ये सेकंड पार्ट में पढ़